हेलो स्टूडेंट्स, आवर एजुकेशन बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। यह थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार सीटेट में, यूपी टेट, सुपर टेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यह थ्योरी बीएड और एमएड के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज इस थ्योरी के बारे में जानते हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने जंतु विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। इससे पहले उनका इंटरेस्ट जंतु विज्ञान में था, जिसमें इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। कभी कभी जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो किसका नाम आएगा? जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए बालकों का बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है, यानी कि किसी वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए या किसी एक वातावरण में रहते हुए बच्चों का बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए अपने स्वयं के 3 बच्चों की मानसिक विकास की प्रक्रिया तथा वातावरणीय परिस्थितियों का सतत अध्ययन किया। बालकों का वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर यह परीक्षण किया और उनकी विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में उनका मानसिक विकास का सतत अध्ययन किया कि यदि सामान्य परिस्थितियां हैं तो बालकों का मानसिक विकास किस प्रकार होगा, यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो उनका मानसिक विकास किस प्रकार होगा, इसका उन्होंने सतत अध्ययन किया। यह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जब कभी डीप में क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने ही बच्चों पर परीक्षण किया था। तो किसका नाम आएगा? जीन पियाजे का। अब जीन पियाजे ने अपने इसमें कुछ मुख्य संप्रत्यय दिए हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय, कुछ मुख्य संप्रत्यय दिए हैं। आइए इनको देखते हैं। संज्ञानात्मक संरचना, पहला है संज्ञानात्मक संरचना, दूसरा है स्कीमा, अनुकूलन, संरक्षण, विकेंद्रीकरण। संज्ञानात्मक संरचना, स्कीमा, अनुकूलन, संरक्षण और विकेंद्रीकरण। इसमें स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे स्कीमा ही पूछ लिया जाता है कि किस सिद्धांत से, ये कौन से सिद्धांत का है। ये बहुत सारे सिद्धांत दिए होंगे कि जीन पियाजे का है या थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, किस किस सिद्धांत से संबंधित है। अब इसमें अनुकूलन को 2 भागों में बांटा गया है, आत्मसातकरण और समायोजन। अब इन जितने भी मुख्य संप्रत्यय दिए हुए हैं इनको सबको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक की मानसिक क्षमताएं ही उसकी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं। मतलब किसी बच्चे में जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी उसकी मानसिक क्षमताएं हैं, उनको ही संज्ञानात्मक संरचनाएं कहा गया है। दूसरा है स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग ऐसी मानसिक संरचना के लिए किया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। किसी बालक का किसी वस्तु के संपर्क में आना और मानसिक संरचनाओं के द्वारा उसे धारण करना। जैसे किसी बच्चे कोई भी वस्तु के संपर्क में यदि बच्चा आता है तो उस को अपने दिमाग में धारण करना या अपने मन में उसे धारण करना ही स्कीमा कहलाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। किसी बालक का किसी वस्तु के संपर्क में आना और मानसिक संरचनाओं के द्वारा उसे धारण करना ही स्कीमा कहलाता है। अगला है अनुकूलन। अनुकूलन बालकों की वह जन्मजात प्रकृति है जो वातावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए प्रेरित करती है। अनुकूलन बालकों की वह जन्मजात प्रकृति है जो वातावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए प्रेरित करती है। पहला है इसमें, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मसातकरण यानी असिमुलेशन। इस प्रक्रिया में बालक नए अनुभवों का पूर्व ज्ञान के साथ तालमेल बैठाकर उसे अपनी बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करता है। मतलब कि बच्चे के पास कोई नया अनुभव आया
कोई ऐसी वस्तु आई जिसके वो अपने उसे लगा कि अरे ये वस्तु तो मैंने पहले भी कहीं देखी है, या पहले जो वस्तु देखी है उससे मिलती जुलती है, तो उसे क्या करता है बच्चा, आत्मसातकरण करता है कि हाँ ये मैं इसको पहले से जानता हूँ या इसके कुछ गुणों को पहले से जानता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, आत्मसातकरण। फिर से देखते हैं इसे। इस प्रक्रिया में बालक नए अनुभवों, यानी कि यदि कोई नया अनुभव है तो उसको अपने पूर्व ज्ञान के साथ, पहले जो उससे संबंधित उसके कुछ गुण होंगे, उसके कुछ लक्षण होंगे या ऐसी कोई क्रिया हो उससे संबंधित जो उसने पहले की हो, तो उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है और उसे अपनी बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करता है। इसे क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। दूसरा है समायोजन। जब व्यक्ति कोई नवीन अनुभव प्राप्त करता है तो वह अपनी बौद्धिक संरचना में उसे व्यवस्थित कर सके, ऐसी प्रक्रिया को ही समायोजन कहते हैं। जब व्यक्ति कोई नवीन अनुभव प्राप्त करता है तो वह अपनी बौद्धिक संरचना में उसे व्यवस्थित कर सके, ऐसी प्रक्रिया को ही समायोजन कहता है। जब किसी बच्चे के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो उस अपनी पूर्व में जो परिस्थितियाँ आई थी उनके बारे में सोचता है कि ऐसी परिस्थिति जब मेरे सामने पहले आई थी तो मैं उससे कैसे निपटा था, मैंने उससे निपटने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया की थी, वही प्रक्रिया वो दोबारा दोहराता है। इसे ही क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अगला है संरक्षण। संरक्षण से तात्पर्य उस प्रत्यय से है जिसके आधार पर हम यह जानते हैं कि मूर्त वस्तुओं के आकार अथवा स्थान के परिवर्तन करने से उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि किसी मूर्त वस्तु का स्थान बदल दिया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाए तो उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। अगला है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से चिंतन मनन किया जाता है या कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से चिंतन मनन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब पियाजे की जो मेन थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पर पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेके 2 वर्ष। अगली है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 टू अप, यानी कि 12 से ऊपर की स्टेज। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 टू अप, यानी कि 12 से ऊपर। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज 2 to 4 ईयर। नेक्स्ट है इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 ईयर। पियाजे ने अपनी स्टेजेस को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस को 4 भागों में डिवाइड किया है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। और प्री ऑपरेशनल स्टेज को दो भागों में डिवाइड किया है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज। अब इन सारी स्टेजेस को हम डिटेल में देखते हैं। अगली है इसमें की फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों को जिस क्रिया में आनंद मिलता है वही करते हैं। ये इसकी एज क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष। तो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें जिस क्रिया में आनंद मिलता है, जो काम करने में आनंद मिलता है वही काम वो करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी संवेदी क्रियाओं जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद चखना आदि के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व तो इस अवस्था का प्रमुख गुण है।
ये जो इतनी सारी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इनको अलग अलग पूछा जाता है। इनकी एज के बारे में पूछा जाता है, इनके अलग अलग गुण के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी जब मैचिंग करने के लिए आते हैं तो इनमें इसकी एज के बारे में अलग अलग इनके नाम और इनकी एज के बारे में अलग अलग पूछा जाता है, मैच करने के लिए आता है। और इन स्टेजेस के अलग अलग गुण के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे कि ये जो पहली स्टेज है संवेदीकामक अवस्था, इसका प्रमुख गुण है वस्तु स्थायित्व, या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार उसमें एग्ज़ाम में आता है। वस्तु स्थायित्व किससे संबंधित है? सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदीकामक अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, 2 to 4 ईयर। इस अवस्था में बच्चे क्रियाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना सीख लेते हैं। वस्तुओं को प्रतिमाओं तथा शब्दों के द्वारा दर्शाना तथा समझने लगते हैं। किसी वस्तु को देखकर उसे समझने लगते हैं। ये कोई गोल चीज़ है तो उसे लगता है कि ये बॉल है, कोई भी गोल चीज़ उसे लगता है बॉल है ये, या फिर उसे चंदा मामा दिखाया जाता है कि चंदा मामा है, तो लगता है ये नहीं, ये वाइट कलर की गेंद है। इस स्टेज में बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगते हैं। जैसे उसकी खेलने वाली जो गुड़ियाँ होती हैं उन्हें वो सजीव समझने लगते हैं कि इसको खाना खिलाओ, इसको भूख लगी है, खाना खिलाओ, इसे पानी पिलाओ, इसको मेरे साथ सोना है, इसको नींद लगी है। तो इन सारी जो इसके गुण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीववाद, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जीववाद। नेक्स्ट है अंतर्दर्शी अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज, अंतर्दर्शी अवस्था। इस अवस्था में बालक जोड़ना, घटाना तथा गुणा करना आदि सीख लेता है, लेकिन उनका नियम नहीं सीख पाता। जोड़ना घटाना तो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सीख पाते कि इनको क्यों जोड़ा गया है, इनकी गुणा क्यों की गई है, इनको यहाँ पर क्यों घटाया गया है, इन सारे नियमों को नहीं सीख पाता, क्योंकि यह क्रियाओं को करने से पूर्व की क्रिया है। मतलब किसी क्रिया को पूर्ण रूप से करने की पूर्व की क्रिया है। इस अवस्था में बालक जोड़ना घटाना आदि तो सीख लेते हैं, लेकिन उनका नियम नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट है मूर्त संक्रिया अवस्था। इस अवस्था में बालकों में तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन यह केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है। यानी कि जो वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत है, जो वस्तु बच्चों के सामने है, वो उसी के बारे में ही तर्क करते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते हैं, उसी के बारे में ही पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे है, ये कैसे वर्क करती है, उसी के बारे में तर्क करते हैं, उसी के बारे में पूछते हैं जो वस्तुएं उसके सामने होती हैं। जैसे इसके स्टेज में भी है मूर्त संक्रिया अवस्था, यानी कि मूर्त वस्तुओं के बारे में ही चिंतन करता है, तर्क करता है। इस अवस्था में बच्चों में प्रतिवर्ती चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। गिनती को सीधे से उल्टे, उल्टे से सीधे क्रम में करना सीख लेते हैं। इसे ही प्रतिवर्ती कहते हैं। मतलब उल्टे से सीधे की ओर चले जाते हैं, सीधे से उल्टे की ओर भी चले जाते हैं। मतलब उनसे अगर गिनती सिखाया जाता है तो गिनती पहले सीधा भी सुना देंगे। अगर उनसे बोला जाए कि उल्टी गिनती सुनाओ तो वो उसे रिवर्स करके भी सुनाना सीख जाते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती चिंतन की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। अब नेक्स्ट है औपचारिक संक्रिया अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपनी समस्याओं को परिकल्पनाओं के आधार पर हल करना सीख लेता है। यानी कि अब उसके सामने अगर यदि कोई समस्या आती है तो वह पहले चिंतन करता है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, या फिर पहले अगर कोई उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई होती है तो उसके बारे में चिंतन करता है कि पहले मैं उस समस्या से कैसे निपटा था, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो परिकल्पनाओं के आधार पर किसी समस्या को हल करना सीख लेता है तथा
अपनी बौद्धिक क्षमताओं का किशोर मौलिक चिंतन द्वारा तथा खोजपूर्ण और संक्रियात्मक संरचनात्मक कार्यों में भरपूर प्रयोग कर लेता है। मतलब कि अपनी मौलिक चिंतन, अपनी मौलिक क्षमताओं, बौद्धिक क्षमताओं का जो क्रिएटिव वर्क हैं, क्रिएटिव कार्य हैं, उनमें उनका भरपूर प्रयोग करना सीख लेता है। कोई भी कार्य है तो उसको अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर अलग अलग तरीके से, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से कैसे करना है, इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं, इन सब प्रकार का चिंतन मनन करना सीख लेते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करना सीख लेते हैं। अपनी समस्याओं को हल करना सीख लेते हैं परिकल्पनाओं के आधार पर, खोज के आधार पर और अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर। और अपने कोई भी कार्य है तो उसे अलग अलग तरीके से, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करना सीख जाते हैं। अब ये जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसका शिक्षा में क्या उपयोग हो सकता है? इन सिद्धांतों का उपयोग पाठ्यक्रम निर्धारण में तथा खेल द्वारा बालकों में संज्ञानात्मक योग्यता विकसित करने में किया जा सकता है। जैसे पाठ्यक्रम निर्धारण में इन सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है कि जैसे किसी स्टेज में बालकों की क्षमताएं कैसी होती हैं, संवेदीकामक अवस्था में कैसी होती हैं, मूर्त संक्रिय अवस्था में कैसी होती हैं, औपचारिक अवस्था में कैसी होती हैं, बच्चों की एज क्या होती है और उनकी मानसिक क्षमताएं उस परिस्थिति में, उस अवस्था में कैसी होती हैं, उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है कि यदि बच्चा 2 से 7 वर्ष का है तो उसका बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उस समय उस बच्चे की मानसिक क्षमताएं कैसी होती हैं। तो पाठ्यक्रम निर्धारण में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए खेल के द्वारा। मतलब कि अगर बच्चा छोटा है तो उसके खेल के द्वारा ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उस अवस्था में बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाए। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। आज की वीडियो में हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात की और शिक्षा में उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है उसके बारे में थोड़ी सी बात की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपकी वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।